morning, my dear students. This is me, Mudita, and welcome back to your own channel, Mudita IS Warriors. So, students, आज हम MCQ करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इकोनॉमिक। आपका चैप्टर 2 है। इसका फर्स्ट चैप्टर था विकास डेवलपमेंट, उसके MCQ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ में आपका सिविक्स सत्ता की साझेदारी के MCQ कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हिस्ट्री के MCQ कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हैं। जीरो से हीरो सीरीज प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इकोनॉमिक का ये सेकंड चैप्टर है, इसके बाद आपकी इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके आप लोग को आंसर कमेंट में साथ साथ में करते रहना है, या फिर आप एक कॉपी ले सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर करना है, बाद में टैली करना है आप लोग कितने आंसर सही कर पा रहे हो। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं। तो आप सभी जानते हो इंडियन इकोनॉमी के या अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, जिसके बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, जिसमें प्राथमिक हमारा कृषि आता है, द्वितीय जहाँ पे हम विनिर्माण करते हैं, और तृतीय सेवा क्षेत्रक होता है। ठीक है, चलिए। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के अंदर आता है। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रोजगार की स्थिति, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, या उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। A, B, C और D, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने कमेंट में आंसर बता दिया होगा। आप लोग को सभी आंसर्स कमेंट में लिखने हैं और उसके बाद ही चेक करना है कि आपने सही बताया या गलत बताया। तो इसका आंसर होगा C, उद्यमों का स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, कि ये चीज़ किसके अंडर में आता है। तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर हम 2 में बांटते हैं, कैसे, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट के अंडर में जो आ रहा है, और निजी जो किसी भी इंडिविजुअल का हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, डेयरी या वानिकी आता है, मछली पकड़ना, खनन करना, या उपरोक्त सभी। इनमें से क्या है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में हमारा आता है। ओके, सो आपको आंसर करना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि भी आता है, डेयरी और वानिकी भी प्राथमिक सेक्टर में आता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो हमारा होता है मछली पकड़ना, ठीक है, इस तरीके का जो भी सारा हमारा व्यवसाय होता है वो सारा प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मधु पालन करना, मछली पकड़ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमसे बोल रहा है विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। विनिर्माण अभी मैंने आपको बताया था, विनिर्माण किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, या निजी क्षेत्र में। तो विनिर्माण हमारा किस में आता है, जहाँ पे हमें जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं मिलती हैं उनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उनसे नई चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो ये किस में आता है, द्वितीय क्षेत्रक में आता है। इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे कि गन्ना उगाना तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, शुगर केन से शुगर बनाना, ये हमारा कहाँ पे होगा, द्वितीय क्षेत्रक में होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। लाभ के उद्देश्य से किसी क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, या असंगठित क्षेत्र। बोल रहा है लाभ के यानी प्रॉफिट के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती, मतलब जो काम किया जाता है वो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। सो इसका क्या होगा आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा, आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका होगा सार्वजनिक क्षेत्र, जो पब्लिक सेक्टर होता है वहाँ पे प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं किया जाता। निजी यानी इंडिविजुअल, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करोगे, कोई भी काम करोगे तो अपने प्रॉफिट के लिए ही करोगे, है ना। आपका फर्स्ट मोटो होगा कि आपको कोई प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और असंगठित में वो आते हैं जो लोग कुछ भी अपना काम करते हैं या रेडी पटरी लगाते हैं, उनका काम का कोई भरोसा नहीं है कि उनका जो रोजगार है वो कितने दिन तक चलेगा।
ठीक है, सो इसका क्या है, बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो माल का उत्पादन कौन नहीं करता है, किस क्षेत्र के लोग नहीं करते हैं? तृतीय, द्वितीय, प्राथमिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे उगाई जाती हैं वस्तुएं। द्वितीय की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे नहीं किया जाता? ए, तृतीय क्षेत्र, यानी जो थर्ड सेक्टर होता है हमारा, वो उसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, जितने भी आपके ये सारे प्रोफेशन हैं वो थर्ड सेक्टर में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने, क्या है इसमें से? यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है, ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है, नौकरियां नियमित नहीं है, यह कम वेतन प्रदान करता है। तो संगठित क्षेत्र का सही अर्थ इनमें से क्या होगा, आप मुझे बताइए। संगठित क्षेत्र क्या होता है? ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित नहीं होती हैं। संगठित क्षेत्र जहाँ पे रोजगार आप बोल सकते हो परमानेंट जॉब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है नरेगा, सॉरी यहाँ पे मनरेगा होगा, मनरेगा होगा। ठीक है, मनरेगा के बारे में आपने पढ़ा होगा। 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। मनरेगा आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा नरेगा है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये आया था। आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं, 2005 में आया था। तो यहाँ पे सरकार गारंटी लेती है। आपने गांव में भी सुना होगा कि लोग मनरेगा के अंडर में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सरकार ने गारंटी दी थी कि हम कम से कम हर एक युवा को कम से कम इतने दिन का रोजगार यानी कि जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो वो कितने दिन का गारंटी लेता है, और ये कहा गया है कि अगर हम इतने दिन का रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पाते, काम नहीं दे पाते, तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब अगर उन्हें काम नहीं दे पाते तो भी सरकार को उसके बदले उनको सैलरी या पैसे देने पड़ेंगे उतने दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन निर्देशित किए गए थे? 100 दिन, 80 दिन, 150 दिन या 120 दिन। ये आपको याद होना चाहिए। मनरेगा से ज़रूर क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा का आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो इसका होगा ऑप्शन ए, 100 दिन का रोजगार, मतलब कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये मनरेगा में कहा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? अभी मैंने आपको सेवा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताया था। कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना और वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार, बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है थर्ड सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। 8 के लिए आपका आंसर क्या होगा? आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि सी इज द करेक्ट आंसर। परिवहन, संचार यानी कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, ये सारा हमारा किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। चीनी, गुड़, ईंट बनाना ये द्वितीय में आता है, और ये वाला प्राइमरी यानी फर्स्ट सेक्टर में आता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से होता है जहां लोग, इस वर्ड से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 101% मिलता है। 2 नंबर 1 नंबर में कहीं ना कहीं ज़रूर देता है ये। ठीक है, तो प्रचंड बेरोजगारी का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछ रहा है। बेरोजगार हैं, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, ऐसे लोग जहाँ पे उनके पास रोजगार है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा सी।
ठीक है, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। और इसके अलावा जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है उसे हम अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है। जो सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र हैं वहाँ पे उनका क्या एम है? मुनाफा कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट होगा? तो हमने पहले ही अभी क्वेश्चन किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ना ही मनोरंजन। उनका काम क्या होता है? समाज कल्याण और सुरक्षा के लिए काम करना। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता है? टिस्को जैसी कंपनी पे कौन सा अधिनियम लागू नहीं होता? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा के बारे में हम बोल रहे हैं, नरेगा या मनरेगा, कारखानों का अधिनियम, या फिर ग्रेजुएटी अधिनियम का भुगतान। तो यहाँ पे कौन सा है जो नहीं लागू होता टिस्को जैसी कंपनी पे? सो यहाँ पे क्या लागू नहीं होता? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, क्योंकि ये तो सरकार के लिए है, ठीक है, वहाँ की सरकार के लिए है, ये टिस्को जैसी कंपनी पे नहीं लागू होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूनतम मजदूरी लागू होता है, ये तो देना ही पड़ेगा। कारखानों का अधिनियम भी लागू होता है और ग्रेजुएटी अधिनियम भी लागू होता है। इसी तरीके से आपसे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम देके पूछ सकता है, किसी भी एमएनसी कंपनी का नाम देके पूछ सकता है, तो आपको समझ जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर का जो मालिकाना हक है वो किसके पास होता है? निजी स्वामी यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास, सरकार के पास, सरकार और निजी हाथों में, या उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी सरकार। सार्वजनिक मतलब सरकार या गवर्नमेंट के अंडर में जो भी आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेकेंडरी में कौन सा आता है पूछ रहा है। ये वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन, डेयरी आते हैं। सो कौन सा आपका सेकेंडरी में आता है? बहुत ही आसान है इसका आंसर आप लोग को देना। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती हैं? कौन सा थर्ड सेक्टर में नहीं आता? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, या किसी कॉल सेंटर में काम करना। सो कौन सा है जो नहीं आता है थर्ड सेक्टर में? सो 14 का आपका क्या होगा? मधुमक्खी पालन, क्योंकि ये किस में आता है? ये आपका फर्स्ट सेक्टर में आता है, बाकी सभी आपके किस में आते हैं? थर्ड सेक्टर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये हमसे बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक के बारे में कौन सा सही है? बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, सरकार के पास संपत्ति है, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। सो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? सरकार के पास संपत्ति है। जब सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात बोलता है तो वो प्रॉपर्टी किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का मतलब मैंने आपको विकास डेवलपमेंट चैप्टर में भी बताया था। सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना, या महान घरेलू उत्पाद। तो आपको इस तरीके से भी जीडीपी लिख के दे सकता है या इस तरीके से भी जीडीपी। इसका मतलब होता है बी, सकल घरेलू उत्पाद को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? निरक्षर मतलब जो अनपढ़ हैं, ठीक है। साक्षर हम साक्षरता दर बोलते हैं ना, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो निरक्षर मतलब कितने लोग अनएजुकेटेड हैं। भारत, जापान, फ्रांस या जर्मनी, किसमें अनएजुकेटेड लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको जो कंट्रीज दे रखी हैं उनमें से क्या होगा? भारत होगा, क्योंकि जापान, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब अगर संख्या में अगर हम बात करें तो। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से
किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, अति रोजगार, कारखाना, अल्प रोजगार या बेरोजगार, इनमें से क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं अल्प रोजगार, यानी थोड़े समय के लिए रोजगार मिलना। और सम टाइम हम प्रच्छन्न बेरोजगार को एक और नाम से जानते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प रोजगार या छुपी हुई बेरोजगारी, तो इन नामों से इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या होगा? अल्प रोजगार। जो खेतों में काम करते हैं उनके पास कैसा रोजगार होता है? अल्प रोजगार होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फसल लगाई गई तो वो फसल 3 महीने से 6 महीने तक के लिए होगी, तो यहाँ पे जो श्रमिक काम करेंगे उतने ही टाइम के लिए उनके पास रोजगार होगा। उसके बाद जब फसल कटाई हो जाएगी तो उनका काम खत्म, तो इसलिए उनके पास कैसी रोजगार होता है? अल्प रोजगार होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? थर्ड सेक्टर में कौन सा आता है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, संचार या वानिकी? तो यहाँ पे क्या आएगा? संचार। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमसे बोल रहा है, सावेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में है? कि मतलब आपको छुट्टी भी दी जाएगी और सैलरी भी दी जाएगी, आपको सैलरी भी मिलेगी प्लस हॉलीडे भी मिलेगा। किस में ऐसा होता है? असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप बहुत ही सरलता से दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? संगठित क्षेत्र होगा। ठीक है, संगठित मतलब होता है परमानेंट जॉब। किसी इंसान की सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, तो आपने देखा होगा उनको वेकेशन के साथ साथ सैलरी भी मिलती है। जब उनकी समर वेकेशन होती है, समर वेकेशन आपके जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनको वेकेशन में भी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो सवेतन छुट्टी मिलता है। असंगठित क्षेत्र, जैसे कि आपने देखा होगा रोड, रेडी पटरी, सब्जी बेचने वाले, इनको क्या है? असंगठित क्षेत्र। इनको तो खुद ही काम करना होता है, या फिर ये किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको तो काम का ही गारंटी नहीं होता कि पूरे साल उनके पास काम रहेगा या नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग कृषि पे निर्भर होते हैं, तो छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद है। यहाँ पे आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, सही या गलत? तो आंसर क्या होगा? सही। यस, जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। आगे चलते हैं, 23, यहाँ पे बोल रहा है, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं तो उसे कहा जाता है डैश कहा जाता है। किसी एक काम पर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास खेत है, ठीक है, इस खेत में मुझे 20 मजदूर चाहिए काम करने के लिए, फसल लगाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे 20 मजदूर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 मजदूर लगे हुए हैं। 20 में काम हो जाएगा, लेकिन 30 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 30 श्रमिक काम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब सभी। तो इनमें से क्या होगा आपको मुझे बताना है 23 का। तो इसको हम बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब एक तरीके से सब लोगों के पास काम है, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता कितनी है? कम लोगों की है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। अगले में बोल रहा है, वह गतिविधि जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है डैश क्षेत्र कहलाती है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में हेल्प करवाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी यानी तृतीय क्षेत्र, थर्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, संगठित, असंगठित, द्वितीय या तृतीय। सो 25 का आपका क्या होगा? कौन नहीं करते? थर्ड सेक्टर के लोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि वो सेवा प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 26 में बोल रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, कपास एक डैश उत्पाद है, मानव निर्मित, विनिर्मित, प्राकृतिक या महंगा। कपास जिससे आपकी कॉटन बनाई जाती है वो कैसा है? और कपास के लिए आपको याद होगा हमने भूगोल में पढ़ा था, कैसी मिट्टी चाहिए होती है? काली मिट्टी चाहिए होती है। जब भी कोई वर्ड आए ना, आपको इंटरलिंक करना है क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे आपको 26 का आंसर करना है, ये कैसा उत्पाद है? प्राकृतिक, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 27 पे यहाँ पे बोल रहा है प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं कैसी हैं, संगठित, असंगठित, मानव निर्मित या परस्पर निर्भर। तो डी परस्पर निर्भर, एक दूसरे पे लिंक करती हैं, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। जैसे जो चीज़ें आप प्राथमिक क्षेत्र में उगाओगे उन्हीं से आपका विनिर्माण किया जाता है, तो ये इससे लिंक होता है फर्स्ट सेक्टर। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड सेक्टर है, तृतीय क्षेत्रक है, वहाँ पे संचार आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, तो उसका आप हेल्प लोगे तभी तो चीज़ों का सप्लाई हो पाएगा एक जगह से दूसरे जगह पे। तो तीनों सेक्टर आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, एक दूसरे पे निर्भर हैं। आपने कंपनी में बहुत सारा माल बना लिया, लेकिन ये माल कैसे बनाओगे, जब यहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा फर्स्ट सेक्टर से, और इस माल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाओगे, जब आपके पास वाहन होगा, ठीक है, गाड़ियाँ होंगी, परिवहन होगा, इसके साथ में कम्युनिकेशन बात करनी पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे आप थर्ड सेक्टर का यूज़ करोगे, तो सब आपस में निर्भर हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, श्रमिकों को साधारण अवस्था को सुधारना, या फिर ये जो दोनों कारण दिए हैं दोनों, या कोई भी नहीं। सो 28 का क्या होगा, 28 का होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार है उसके और ज़्यादा अवसर देना, विकल्प देना, श्रमिकों की जो अवस्था है उसको सुधारना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बोल रहा है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। अंतिम उत्पाद यानी जो लास्ट प्रोडक्ट है उसको काउंट किया जाता है, क्यों, बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहन गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर क्या होगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, कि एक बार आपने देखिए इस चीज़ को काउंट कर लिया, जब ये फर्स्ट सेक्टर से निकला तभी से काउंट कर लिया, फिर ये चीज़ आपका कहीं और गया, आपने वहाँ पे भी काउंट कर लिया। इसलिए हम अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल हमारा रिफाइंड प्रोडक्ट बनता है, हम उसी को काउंट करते हैं, जिससे एक ही चीज़ की दो बार गणना ना हो, यानी दो बार हमारा काउंट ना हो। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। किससे, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग, यानी जो आपका प्राकृतिक संसाधन है उनसे कौन गतिविधियां आती हैं, कपास की खेती, पशुपालन, भंडारण, परिवहन। सो यहाँ पे क्या होगा, कपास की खेती, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हमसे बोल रहा है सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण है परिवहन, भंडारण व व्यापार, संचार व बैंकिंग, या सभी। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 31 का डी, परिवहन आपका आ जाएगा, भंडारण व व्यापार भी आ जाएगा, संचार व बैंकिंग भी आ जाएगा। आगे बोलता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है, यानी जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है उनसे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक सेवाएं, सेवा क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, या व्यक्तिगत सेवाएं। सो 32 में क्या आ जाएगा, ए, प्राथमिक सेवाएं, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, प्राथमिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन है 33, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक और निजी, ठीक है, तो किसके आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कपास की खेती के लिए पूर्णता प्राकृतिक कारक पर निर्भर है। कपास की खेती के लिए प्राकृतिक कारक पर निर्भर है, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जलवायु, या सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये चारों ही चीजें, तीनों ही चीजें, मतलब जलवायु भी, वर्षा भी, सूर्य का प्रकाश भी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ, 2012, 2005, 2006, 2010। आंसर क्या होगा, 2005। और अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को डैश की दृष्टि से उत्पादन कार्यों में इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो 36 का हमारा क्या होगा, वितरण, परिवहन, महाजन, या उत्पादन। सो 36 का हमारा क्या होगा, डी, यानी कि उत्पादन। उत्पादन इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में 37 में प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या नाम है? अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो मैंने आपको इनके दोनों नाम बताए हैं। अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। एक खेत में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग जब काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में जीडीपी ज्ञात करने जैसा कठिन कार्य डैश द्वारा किया जाता है। यानी जीडीपी का काम, जीडीपी निकालने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय, महाजनों द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का क्या होगा? केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है उनके द्वारा, ये इकोनॉमिक मिनिस्ट्री वो ये चीज करती है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी अगर हम इंडिया की टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम किसका होता है? प्राथमिक का, द्वितीय का, तृतीय का या उपयुक्त सभी? तो इसमें किसका आएगा? थर्ड सेक्टर का। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस सेक्टर में आते हैं? अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय बनाऊं तो सबसे ज़्यादा काम लोग इसमें कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो हमें थर्ड सेक्टर से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक कार्यों के हिसाब से कैसे हम विभाजित कर सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। सो किसी भी देश को हम इन तीनों में विभाजित कर सकते हैं। जो उसके देश में काम हो रहे हैं उसके आधार पर हम उसे इन तीनों सेक्टर में, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में विभाजित कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये थे सभी क्वेश्चन चैप्टर 2 के। आई होप आपको समझ में आ गए हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।